permanent tissue. Permanent tissues are those tissues which has lost the power of cell division. Cells of permanent tissues are matured, assume a defined shape, size and function. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके सेल्स जो होते हैं वो पावर ऑफ डिवीजन, यानी उनके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होने की ताकत, जो सलाहियत होती है, वो खो देते हैं. तो इन परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनका शेप, साइज़ और फंक्शन वो डिफाइंड होते हैं, यानी वो चेंज नहीं होता. उनका जो शेप, साइज़ और फंक्शन होता है वो एक जैसा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है. एक प्रॉपर शेप होता है, उनका साइज़ होता है और फंक्शन होता है. अब हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर भी 4 टाइप्स आ जाती हैं. नंबर 1 इज़ एपिडर्मल टिश्यूज़, नंबर 2 इज़ ग्राउंड टिश्यूज़, नंबर 3 इज़ सपोर्टिंग टिश्यूज़ एंड नंबर 4 इज़ कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, उनकी सेल वॉल, और उनका जो साइज़ होता है वो लार्ज साइज़ होता है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है. दिस टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma is a type of simple tissue. Parenchyma, the function tissue of an organ as distinguished from the connective and supporting tissue. This tissue is distinguished between connective and supporting tissue. In parenchyma tissue, they are thin-walled living cells which are equally expanded in the all sides. यानी थिन वॉल होते हैं, इनकी जो वॉल होती है इन सेल्स की, इन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की, वो क्या होती है? वो थिन वॉल होती है इनके सेल्स की. दीज सेल्स हैव इंटरसर्कुलर स्पेसिस. इस इन सेल्स के अंदर, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिस होते हैं. एंड दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ पाया जाता है. उनका फंक्शन ये होता है, दीज सेल्स आर बेसिकली मीट ऑफ स्टोरिंग फूड बट दे ऑल्सो प्रिपेयर सम फूड. इनका फंक्शन क्या होता है प्राइमरी टिश्यूज़ का, कि वो ज़्यादातर स्टोर करते हैं फूड को, लेकिन समटाइम्स ये कुछ फूड्स भी बनाते हैं. वाइल कोलेनकाइमा टिश्यूज स्ट्रेंथेंड बाय द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एज इन यंग शूट्स. कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, यानी जो उनके सेल वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है यंग शूट्स के अंदर. इनके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े लंबे टाइप के होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, मतलब सर्कल नहीं होते, ये एड लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग का होता है ना उस टाइप के होते हैं ये. देयर कॉर्नर आर फिल्ड विद सेलुलोज एंड पिक्टिन. इनके जो कॉर्नर्स होते हैं कोलेनकाइमा के वो फिल्ड होते हैं फ्लोट से और सेलुलोज से और पिक्टिन से. ये पाए जाते हैं. कोलेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ मिडरिब एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स एंड इन यंग हर्बीवोरस स्टेम्स. इनका फंक्शन ये होता है कि इनको कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं. कोलेनकाइमा को हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है. पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड रिगिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट. नाउ वी हैव sclerenchyma, strengthened tissue in a plant formed from cells with thickened wall, typical lignified walls. स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो इनके जो वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और डेड सेल्स से का होता है. दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड लिग्निफाइड सेल्स. इनके जो सेल्स होते हैं स्केलेनकाइमा के टिश्यूज़ के वो लंबे होते हैं, कॉर्नर्स की तरफ से नैरो होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं. दे बिकम हार्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लिगेन. ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि लिगेन सब्सटेंस होता है जो इसको हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है हमारा सपोर्ट होता है वो स्टैंड कर सकता है इन टिश्यूज़ की वजह से. दे आर फाउंड इन साइलम एंड इन हार्ड फ्रूट कोट्स. ये सेलेनकाइमा में भी पाए जाते हैं और हार्ड
फ्रूट जो होते हैं उनके कोर्स में भी पाए जाते हैं। यानी जैसे हमारे पास आप ले लें आलमंड्स हो गए, ये दे आर प्लांट ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो इनके जो कोट्स होते हैं मोटे सख्त छिलके, उनके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। Vascular tissues is a complex conducting tissues formed of more than one cell type found in vascular plant. The primary component of vascular tissues are xylem and phloem. These two tissues transport fluid and nutrients internally. Vascular tissues जो होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यूज़ है। कंडक्टिंग मतलब होता है ये कनेक्ट्स में रखते हैं पूरे प्लांट को। ये जिनके जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं, साइलम एंड फाइलम। इन टिश्यूज़ के ज़रिए, वस्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए जो प्लांट के अंदर फ्लूइड है, वाटर या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, इस तरीके से प्लांट में वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू। So, a supportive tissue is a type of connective tissue in which the matrix is hard and rigid due to the presence of inorganic salts. The matrix encloses few cells, adding on fibers may be present or absent. It is also known as skeletal tissue since it forms the supporting framework of the body. Supporting tissues जो होते हैं वो एक rigid type of cells के बने होते हैं, यानी इनके जो cells होते हैं वो इनके जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, जिसकी वजह से जो पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है वो सख्त हो जाता है और प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़। अ ग्राउंड टिश्यूज़ इज़ अ प्लांट टिश्यू अदर दैन दूज ऑफ डर्मल टिश्यूज़ एंड वस्कुलर टिश्यूज़। इट अराइजेज फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम. It fills in soft part of the plant such as cortex, pith and pericycle etc. So ground tissues जो होते हैं ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो ज़्यादातर ग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं ऑफ मेरिस्टेम। ये फिल करते हैं सॉफ्ट पार्ट प्लांट्स के अंदर जैसे कॉर्टेक्स, पिथ एंड पेरिसाइकिल। They are present below the epidermal layer. They form the cortex of plant body and are arranged in several layers. इनका स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है? The cells which form the ground tissues are parenchymatous cells which are living in character containing chlorophyll and are in irregular shape. They are cells of ground tissues बने होते हैं parenchymatous tissues से, जिसका करेक्टर ये होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनका शेप कांस्टेंट नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे फॉर्म फूड ऑफ द प्लांट। फंक्शन क्या होता है? दीज टिश्यूज परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना बनाते हैं और खाना बनाने को जो प्लांट्स में जो मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मेड ऑफ फूड को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड ऑल्सो स्टोर एक्सेस फूड, और जो एक्सेस फूड यानी जो ज़्यादा मकदार में प्लांट्स फूड बना लेते हैं वो भी ग्राउंड टिश्यूज़ उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। एनिमल टिश्यूज़, एनिमल सेल्स विद द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़। एनिमल्स टिश्यूज़ जो बने होते हैं वो what are the tissues? Similar cells that have the same structure and function. When they group together they form a tissues. In animal cells, when the same structure and function of cells group together and form tissues, we have 4 types of animal tissues: epithelial tissues, connective tissue, muscle tissue and nervous tissues. Epithelial tissues. Epithelial tissues line the outer surface of organs and blood vessels throughout the body, as well as the inner surface of cavities in many internal organs. An example of
Epidermis is the outermost layer of the skin. There are three principal shapes of epithelial cell: squamous, columnar, and cuboid. In epithelial tissues जो हैं वो लाइन बनाते हैं, यानी इट्स द आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स थ्रू द बॉडी, और जिनके अंदर कैविटीज़ होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर। एक एग्जांपल हमारे पास एपिडर्मिस टिश्यूज़ की है, जैसे स्किन, ये इट इज़ अ टिश्यू ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमारे पास थ्री बेसिक शेप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल के: स्क्वैमस स्क्वायर, कॉलमनर कॉलम टाइप के, एंड क्यूबाइडल यानी क्यूबिड शेप के, क्यूब शेप के। ये ज़्यादातर आउटर कवरिंग में पाए जाते हैं ऑर्गन्स की, और इनका फंक्शन ये होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, और दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन इन सेवरल पार्ट दे फॉर्म ग्लैंड्स। अब जैसी बात है, अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है तो ये हमारे स्किन से स्वेटिंग यानी जो पसीना आता है वो बाहर निकालते हैं हमारे स्किन से, एंड समटाइम्स इनहेल। अब ह्यूमंस में तो स्किन से सिर्फ स्वेटिंग बाहर निकलती है, स्किन से कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। लेकिन जैसे आप फ्रॉग को ले लें, फ्रॉग जो है वो उसकी जो स्किन होती है वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी सर्व करती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द स्किन ऑफ फ्रॉग। कनेक्टिव tissues that connect, support, binds or separate other tissues or organ, typically having relatively few cells embedded in amorphous matrix, often with collagen of other fiber and including cartilaginous, fatty and elastic tissues. Connective tissues वो टिश्यूज़ होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को आपस से में मिलने से रोकते हैं, और समटाइम ये एम्बेडेड होते हैं amorphous matrix के अंदर। These tissues which connect different organs, they sometimes connect different organs and tissues of the body with one another called connective tissue। तभी इनको connective tissues किया जाता है। ये दूसरे organs को आपस में separate करते हैं, sometimes को connect करते हैं। They may be soft or hard, present in the body fluid। चीज़ समटाइम्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं और समटाइम्स हार्ड भी हो सकते हैं, कैसा इसका बॉडी का फ्लूइड जिसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से। द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज दे आर कंपोज ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस एक होता है जिससे बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, यानी इलास्टिक मीन जो खींच सकती हैं फाइबर, जैसे रबर बैंड खींचता है इलास्टिक फाइबर से, जो वाइट भी होती हैं और वाइट होती हैं समटाइम्स, एंड समटाइम्स दे आर ऑफ कलरलेस, एंड सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दस फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर, सॉफ्ट में अगर आप ले लें तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है फैटी टिश्यूज़, कार्टिलेज टिश्यूज़ की। अगर आप हार्ट अगर हमारे पास कोई कनेक्टिव टिश्यू हो तो हमारे पास कोई एग्जांपल है बोन की। बोन देखिए हमारे पास हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, सख्त होता है, तो ये क्या है हमारे पास हार्ट में एग्जांपल आ गई कनेक्टिव टिश्यूज़ की। और फ्लूइड फिल की यानी जिसके अंदर फ्लूइड होता है वो हमारे पास एग्जांपल है ब्लड की। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Muscular tissues. Muscle tissue is a soft tissue that composes muscles in an animal bodies and give rise to muscles. Ability to contract. This is opposed to the other component or tissues in muscle such as tendon or pericyum. In muscular tissues, these are the tissues that are present on the muscles of the body and they are help the body to, जैसे हमारे हाथ में प्रेजेंट होती है मस्कुलर टिश्यूज़, तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट यानी फैलाने में और सुकेड़ने में मदद करती हैं। जब हम फॉर एग्जांपल हमने अपना हाथ सीधा किया तो हमारे जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ मसल्स हैं हाथ की, तो वो स्ट्रैक्ट हो गई, और जब हमने इसको कंबाइन किया यानी बंद किया हमने अपने हाथ को, पूरे हैंड को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी सुकड़ गई। दिस टिश्यू form the muscles of the body and are called muscular tissues and they are most abundant tissues of the body। बहुत सारी तादाद में ये muscular tissues पाए जाते हैं।
The structure is they are of elongated cells. इनके elongated cells के बने होते हैं which form protein, actin and myosin fibers. किस चीज़ के बनी होती हैं मसल्स? प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स की बनी होती हैं जो गैथर्ड होती हैं इन द बंडल्स ऑफ टू फॉर्म मसल्स. ये दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं और फॉर्म बनाते हैं मसल्स. The function of muscle is have to provide the tendency of contraction and relaxation due to muscle contract and relax. Hence these tissues help the animals to in their movement. जैसी बात है जब मसल्स की वजह से ऑर्गन जो होते हैं मसल्स एनिमल जो है मूव कर सकता है, अपनी जो हाथ पाँव चला सकता है, तो ये मदद करते हैं एनिमल्स की मूवमेंट के अंदर. Nervous tissues. Nervous tissue is one of 4 major classes of tissue. It is specialized tissue found in the central nervous system and the peripheral nervous system. It consists of neurons and supporting cells called neuroglia. The nervous system is responsible for the control of body and communication among its parts. नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये सबसे अहम टिश्यूज़ होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसको कहते हैं नर्वस टिश्यूज़. ये बने होते हैं न्यूरॉन से और नॉर्जिलिया से. These tissue which form the nervous system in animal bodies are called nervous tissues. These tissues are present in brain, spinal cord and nerves. स्ट्रक्चर क्या होता है नर्वस टिश्यूज़ का? ये बने होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के से जिसे हम कहते हैं नर्वस और नर्व सेल्स विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. इनका जो नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये कंडक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन बिजली की रफ्तार से. बिजली भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार से ये कंडक्ट, बल्कि उसके भी मैं बोलूँगी उस ज़्यादा रफ्तार से इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. फंक्शन क्या होता है नर्वस टिश्यूज़ का? जब नर्वस टिश्यू कंडक्ट इंफॉर्मेशन एंड कमांड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये क्योंकि नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग की इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर होता है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं. तो दे आर द कंडक्टिंग, ये मैसेंजर बहुत टिश्यूज़ होते हैं. These tissue give command and information to the different type of the plant. ये कमांड्स देते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स और बॉडी के उसको. Frog. A frog is any member of a diverse and largely carnivorous group of short-bodied, tailless amphibian composing the order Anura. The oldest fossil proto-frog appeared in the early Triassic of Madagascar, but molecular clock dating suggests their origin may extend further back to the Permian 265 million years ago. Now in this chapter we study about a frog. A frog is a member of amphibian carnivorous animal है because he eat living things. टेल लेस होता है, इसकी टेल नहीं होती है. एम्फीबियन है, एम्फीबियन मीन कि ये पानी और ज़मीन दोनों पे सर्वाइव कर सकता है. इसकी जो फॉसिल्स हमें मिली है प्रोटोफ्रॉग उससे हमें लगता है कि ट्रैसिक ऑफ मेडागास्कर पीरियड से ये है ऑन अर्थ. बट लेकिन हमें जो उसकी मॉलिक्यूलर क्लॉक से पता चलता है कि ये 265 मिलियन ईयर्स अगो पहले से मौजूद है. अब इसकी बॉडी ये कहाँ पाया जाता है? ये इट इज़ एम्फीबियन. एम्फीबियन का मतलब होता है ये दोनों जहाँ पानी और ज़मीन दोनों पे पाया जाता है. इट इज़ टिपिकली ग्रीन इन कलर एंड हैविंग राउंडेड डार्क colored spot on its body. The body of the frog can be divided into two main parts, head and trunk. Head of frog is conical in shape, having two large bulging eyes. Behind each of eye there is a tympanic membrane which helps in hearing. At the tip of snout it is a small opening called external nostrils by which frog respires. Trunk. The head of frog is directly attached to the trunk. There are two pairs of limb in trunk. That is a
forelimbs and the hind limbs. There are 4 fingers and 1 thumb in forelimb, and thumb is smaller than the finger. But in hind limb there are 5 fingers. A membrane called web is present between the fingers. The tail is not present in frog. Now frog का जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉन्सिस्ट होता है 2 पार्ट पे, हेड और ट्रंक। हेड जो होता है कॉनिकल शेप का होता है जिसमें लार्ज बल्गिंग आइज होते हैं। बल्गिंग आइज का मतलब है कि बाहर की तरफ इसकी आइज निकली हुई होती हैं और इसकी आइज के पीछे एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे कहते हैं हम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये सुन सकता है। प्रॉपर एयर यानी कान मौजूद नहीं होता, एक मेम्ब्रेन होती है बिहाइंड द आई। अच्छा, स्नॉट कहते हैं इसकी नाक। स्नॉट का मतलब राउंडेड जो होता है इसका मुंह, उसको हम कहते हैं स्नॉट टाइप का होता है, जिसके स्नॉट के ऊपर इसके 2 ओपनिंग होती हैं जिसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल, जिससे वो रिस्पायर करता है। अब ट्रंक जो होती है वो फ्रॉग का वो कॉन्सिस्ट करता है, ट्रंक जो होता है वो हेड से डायरेक्टली जुड़ा होता है, नेक प्रेजेंट नहीं होती। ट्रंक के अंदर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। आगे वालों को हम पहले जो होते हैं हम लोग कहते हैं फोर लिम्ब्स कहते हैं, और पीछे वालों को कहते हैं, आखिर वालों को, पाँव को, उनके हिंड लिम्ब्स। 4 लिम्ब्स में 4 फिंगर्स होती हैं और एक थंब होता है, और जो थंब होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है फिंगर से। लेकिन हिंड लिम्ब्स के अंदर 5 फिंगर्स होती हैं, थंब मौजूद नहीं होता हिंड लिम्ब्स में। और लिम्ब्स में जिसकी फिंगर्स के दरमियान एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो ये होता है ना प्रेजेंट होता है, जिससे ये आराम से ग्रिप कर सकता है किसी भी चीज़ को। मूवमेंट कैसे करता है फ्रॉग मूव स्विम इन वाटर एंड मूव बाय जंपिंग ऑन लैंड। देयर इज अ membrane called web which is present between the fingers which support the body to a frog while jumping। जो फिंगर्स के दरमियान वेब होता है वो उसकी मदद से जो फ्रॉग होता है वो जंप कर सकता है लैंड के ऊपर। अब ये हाइब्रिनेशन पीरियड, फ्रॉग का हाइब्रिनेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज़ अ हाइब्रिनेशन? हाइब्रिनेशन पीरियड के किसी मखसूस सीज़न के अंदर फ्रॉग एनिमल का सो जाना है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिनेशन। अब जो फ्रॉग होता है वो विंटर सीजन में स्लीप हो जाता है, सो जाता है। वो अपने आप को ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर दफना देता है, बरी और कर देता है अपने आप को, और उसके अंदर रहता है थ्रू आउट द विंटर। इस हम फिनोमिनन को कहते हैं हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। स्योइलम या काइलम जो होता है, दे आर मैनी इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड इन द बॉडी विच इज़ कॉल्ड सीलियम। इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर। Internal organs जैसे our chart, internal organs of the body chart provide a simple and easy to understand overview of the location and function of major internal organs of the body। internal organs जैसे ह्यूमन बॉडी के मौजूद होते हैं, वो उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन से हमें पता चल जाता है वो कहाँ मौजूद होते हैं इंसान के और जो फ्रॉग होता है उसका ह्यूमन बींग्स की जो ऑर्गन है काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम को। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated in the body। What is the digestive system and digestive system क्या होता है? डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इनसॉल्युबल फूड्स हम लेते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल हो जाए, हल हो जाए बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। इसको हम कहते हैं डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ सिस्टम जो होता है, द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम्स। यानी वो ऑर्गन जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, उन ऑर्गन को हम कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टम बनाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स का, वो स्टार्ट होता है टंग से लेके, यानी हम जब खाना शुरू करते हैं वहाँ से, टंग से सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर्स। डाइजेशन में हम जो इनसॉल्युबल फूड खाते हैं वो सॉल्युबल की फॉर्म में चेंज होता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ इन
digestive system consists of following part. Number 1 is alimentary canal and number 2 is digestive gland. Alimentary canal consists of following part, that is start from buccal cavity. Buccal cavity से start होता है. Buccal cavity का plural है buccal cavities किसी भी animal के. Buccal cavities जो होते हैं bounded by cheeks of a frog of the face, plate and flesh of the mandible, opening onto the mouth and the fauces, and opening containing the teeth, tongue, gums and other structures. Buccal cavity होती क्या है? For example, in humans the buccal cavities is mouth. Cutaneous respiration or cutaneous gas exchange is a form of respiration in which gas exchange occurs across the skin or outer integument of an organism rather than gills or lungs. Cutaneous respiration may be the sole method of gas exchange or may accompany other forms such as ventilation. First, what is a cutaneous respiration? The process of respiration through which the skin is called cutaneous respiration. जो respiration skin के through होती है हम उसको कहते हैं cutaneous respiration. अच्छा, mechanism क्या है, किस तरीके से cutaneous respiration काम करती है? Under the skin of frog, the network of capillaries are present, due to which oxygen is absorbed by capillaries and enter into the blood, while carbon dioxide diffuses outside through the skin. इन फ्रॉग के अंदर जो स्किन होती है उसके नीचे एक लेयर मौजूद होती है कैपिलरीज की, जो डायरेक्टली एयर के अंदर से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है कैपिलरीज के अंदर, और वो ऑक्सीजन कैपिलरीज से ब्लड के अंदर एंटर हो जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटसाइड हो जाती हैं, एक्सेल हो जाती हैं थ्रू द स्किन. Buccal respiration is breathing with one cheeks, a method of ventilation used in respiration in which the animal moves the floor of its mouth in a rhythmic manner that is externally apparent. It is the sole means of inflating the lungs in amphibians. अच्छा, व्हाट इज़ द बकल रिस्पायरेशन? वो रिस्पायरेशन जो बकल के ज़रिए यानी फुफ्से के ज़रिए हो उसको हम कहते हैं बकल रिस्पायरेशन. जो द लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी इज़ थिन, moist and richly supplied with blood capillaries. Exchange of gases take place between the air and the blood vessels in the lining of buccal cavity. This type of respiration is called buccal respiration. जो लाइनिंग होती है बकल कैविटी के अंदर वो पतली होती है, मॉइस्ट गीली होती है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं. जब नोस्ट्रल्स के ज़रिए एयर आती है बकल के अंदर में, मुंह के अंदर, जिसे बकल कहते हैं हम, बकल कैविटी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. क्या होता है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बकल कैविटी के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो उस एयर में से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेती हैं, और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नहीं लेती हैं, और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बकल कैविटी के अंदर जो नोस्ट्रल्स होते हैं उसके ज़रिए वो बाहर निकल जाते हैं. दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड बकल रिस्पायरेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड्स द हार्ट. Arteries carry blood away from the heart and veins carry blood back to the heart. The circulatory system carries oxygen, nutrients and hormones to cells and remove waste product like carbon dioxide. Circulatory system is a system in which blood vessels जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड दिल से पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, और ऑर्गन से ब्लड लाती हैं वापस दिल तक. ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है इसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग ऑफ सिस्टम कहते हैं. ये जो ब्लड जाता है हार्ट से ऑर्गन तक और ऑर्गन से हार्ट तक, ये कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी फूड जो हमने एब्जॉर्ब होता है फूड ब्लड के अंदर वो, एंड हार्मोन सेल्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर वो भी निकलते हैं ब्लड के ज़रिए सर्कुलेशन की वजह से ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल्स.
A system in which heart and its associated vessels convey blood to various parts of the body and receive it back is called circulating system. Blood circulatory system of frog is consists of heart and blood vessels. Heart of frog. The heart is a muscular organ about the size of a fist, located just behind and slightly left of the breastbone. The heart pumps blood through the network of arteries and veins called the cardiovascular system. वस्कुलर हार्ट जो है वो मसल से बना होता है और उसका जो साइज़ होता है डिफरेंट ऑर्गन्स एनिमल्स में डिफरेंट होता है। ये फ्रॉग में हमारे एक जो उंगली उसके पोर्क के बराबर होता है। फ्रॉग के अंदर जो हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर और इस सिस्टम को कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट ऑफ फ्रॉग इज कॉनिकल एंड मस्कुलर ऑर्गन. It lies within the chest cavity. It is covered by a transparent membrane called pericardium. The heart of frog consists of 5 chambers or 5 parts. One is right auricle, 2 is left auricle, 3 is ventricule, 4 is transverse arteries, and the 5th is syncus venosus. Left auricle or atrium. Now student, look at the picture. You have seen this lateral aorta. This is a pericaval vein. This is a left auricle. These are pulmonary veins. These are coronary syncus. This is a syncus venosus. Heart. Now the right auricle is thin walled chamber of the heart present on the right upper side. It receives blood from the syncus venosus. Left auricle, it is dark and thin walled structure. In the way of left auricle, there is an opening for pulmonary vein. Oxygenated blood from lungs enter into the left auricle through pulmonary veins. The कहाँ आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम में. कहाँ से? पल्मोनरी वेन्स के जरिए. इट इज़ डार्क इन कलर एंड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर. नाउ वेंट्रिसाइल. Ventricule is a conical, thick-walled and muscular chamber. The right side of the ventricule has deoxygenated blood, while left side has oxygenated blood. Ventricules के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ओपनिंग ऑफ वेंट्रिसाइल इज ग्रेडेटेड इन ट्रांसवर्स आर्टरीज बाय सेमिल्यूनर valvae. These valvae present the backflow of blood. इन दोनों के दरमियान एक ट्रांसपेरेंट सा वॉवल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेमिल्यूनर वेल्वे. ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है दोबारा वापस ना जाए और ये आपस में मिक्स भी ना हो. ट्रांसवर्स आर्टरीज. दिस इज द शॉर्ट ट्यूब विच अराइज फ्रॉम द वेंट्रिसाइल. इट passes forward and divided into 2 aortic chamber. It receives blood from the ventricule. Syncus venosus. It is a thin-walled conical chamber of heart which is present on the dorsal side of heart formed by the union of 3 main vessels. The deoxygenated blood from all parts of the body enter the syncus venosus and transport it to the right side on the right auricle. Now the intravolvular spectrum. Internally the auricles are separated from each other by intraocular spectrum. In sinoaurical spectrum, the right auricle receives an opening of syncus venosus which is called syncus auricle
system, while left auricle receive an opening of pulmonary vein. Auricles are separated from ventricle by auriculoventral septum that opens into ventricle by auriculoventricular aperture. This opening is guarded by valve. Now student, this is the right auricle. This is the postal. These are pulmonary veins. These are lateral aorta. This is precaval vein. This is a truncus arteries. Arterial system. The arterial system is the higher pressure portion of the circulatory system with pressure varying between the peak pressure during heart contraction, systolic pressure, and the minimum diastolic pressure between contraction when the heart expands and refills. What is arterial system? The system which composed of arteries which supply oxygenated blood except pulmonary artery from the heart to the organ. वो सिस्टम जो बना होता है आर्टरीज़ का, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गया है ब्लड के अंदर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द organ. It's called arterial system. The arterial system of frog start from the truncus arteries, which divided into three main arcs: carotid arc, systematic arc, and pulmocutaneous arc. Carotid arc, the uppermost branch is called the carotid artery. It supplies oxygenated blood to buccal cavity, tongue, eyes, nostrils, and brain. Systematic arc, the second arc arises from the aorta arc, is systematic arc. After a few distance, both the left and right systematic arc join to form dorsal aorta. It supplies blood to forelimbs, hind limbs, digestive system, excretory system, and reproductive system. And the third one is pulmocutaneous arc, the only arc which supplies deoxygenated blood. It is the lowermost branch of the trochanterus and arterius. It is divided into pulmonary arteries and cutaneous artery. Pulmonary artery supplied deoxygenated blood to lungs, and cutaneous artery supplied oxygenated blood to the skin. You have seen clearly in the picture that you have seen systematic artery. It supplies blood to forelimbs, hind limbs, digestive system, and excretory system and reproductive system. Now you have seen dorsal aorta. It provide blood to the organs. Now venous system is that part of the circulation in which the blood is transmitted from periphery part to the heart, which distinguish between superficial and the deep venous system. The superficial subcutaneous venous system in the legs include the long saphenous vein and the short saphenous vein. What is a venous system? The system which composed of vein that carried deoxygenated blood from the heart, deoxygenated blood toward the heart from different organs of the body except pulmonary vein which carry oxygenated blood is called venous system. Venous system क्या होता है? This system is composed, ये क्या करता है, जो veins carry करती हैं deoxygenated blood heart तक, different part of the organ of the body, सिवाय पल्मोनरी वेन से. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जहाँ से भी आता है ऑर्गन से, ये हार्ट को प्रोवाइड करते हैं.
Blood from various parts of the body return to sinus venosus from heart, and three large veins which open into sinus venosus are as follows: right and left precaval, two postal caval, and the third one is pulmonary vein. Right and left precaval, this large vein which collected deoxygenated blood from the following part and divided into right and left precaval. Right and left precaval, this large vein which collected deoxygenated blood from the following part and giving divided into right and left precaval. ये क्या करता है? वीनस राइट एंड लेफ्ट की प्रीकेबल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है ऑर्गन से. कौन से? हेड, ब्रेन, आइज, ears, shoulders, nostrils, tongue, forelimbs and buccal cavity, and these veins open into sinus venosus which empty into right auricle. Now postal caval, this large vein collected deoxygenated blood from hind limbs, reproductive system, digestive system, excretory system. The post caval open into sinus venosus and empty into right auricle. Portal system. Portal system, the system of blood vessels which consisting of hepatic portal vein with its tributaries and branches, any system of blood vessel which has a capillaries network at each end. Hepatic portal system, the hepatic portal system is the system of veins comprising the hepatic portal vein and its tributaries. It is responsible for the directing blood from the origin of the gastrointestinal tract between the esophagus and rectum, and also includes venous drainage from the supplementary organs such as the spleen and the pancreas. Now, what is a portal system? The system in which instead of carry blood toward the heart entered in some other organ and then into the heart is called portal system. वो सिस्टम जिसमें जो ब्लड है वो कैरी डायरेक्टली दिल में नहीं जाता, हार्ट में नहीं एंटर होता, बल्कि वो किसी और ऑर्गन में एंटर होता है और फिर वहाँ से वो हार्ट के अंदर एंटर होता है. उसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम. देयर आर टू पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट इन फ्रॉग्स बॉडी. द वन इज रेनल पोर्टल सिस्टम एंड द टू इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो इस सिस्टम में जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरी होता है लिवर के ज़रिए बाय हेपेटिक पोर्टल वेन, जहाँ ये ब्रेक होता है कैपिलरीज के अंदर एंड फिर वो एंटर होता है हार्ट के अंदर. उसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन. सो द डेफिनेशन विल बी द सिस्टम इन विच blood from digestive system carried to the liver by hepatic portal vein where it breaks into capillaries and then enter into heart is called hepatic portal system. एक्सप्लेनेशन इसकी क्या आती है? हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो फॉर्म होता है splenic vein which carry blood from spleen, gastric vein which carry blood from the stomach, intestinal vein which carry blood from the intestine. Blood from the hind limbs enter into the abdominal vein and it's carried to the liver and then it into the heart by postal caval. Hepatic will combine with abdominal vein and constitute hepatic portal system. What is a renal portal system? Renal portal system. Blood from the hind limbs instead of going into heart enter into the kidney by renal portal vein and then carry to heart is called renal portal system. A renal portal system is a portal venous system found in all living vertebrate except for hagfish, lamprey and mammals. Its function is to supply blood to renal tubules with glomerular filtration is absent or ground re-regulated. नाउ इसमें क्या होता है? रेनल पोर्टल के सिस्टम के जरिए हिंड लिम्स यानी जो टांगे को हम कहते हैं हिंड लिम्स, जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें उसको कहते हैं हिंड लिम्स. यहाँ से जो ब्लड हमें आता है वो डायरेक्ट हार्ट के अंदर नहीं जाता बल्कि ये किडनी के अंदर जाता है. कौन सी वेन के ज़रिए? रेनल पोर्टल वेन के ज़रिए. और फिर
किडनी में आकर फिर किडनी इसको सप्लाई करती है ये ब्लड हार्ट को। तो ये कौन सी वेन यूज़ हो रही है यहाँ पे? रेनल वेन यूज़ हो रही है जो किडनी में यूज़ होती है जाती है। तो इसको हम कहते हैं रेनल पोर्टल वेन। रेनल पोर्टल वेन जो है वो बनती है दो वेन के ज़रिए। एक होती है साइकेटिक वेन और फीमोरल वेन। जब आप डाइसेक्शन करेंगे फ्रॉग का तो आप ये सारी वेन्स देखेंगे। Excretory system. The excretory system is the system of an organism's body that performs the function of excretion, the bodily process of discharging waste. The excretory system is responsible for the elimination of waste produced by homeostasis. अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीट वेस्ट पार्ट होता है, जो हार्मफुल मटेरियल होता है, जो इंसॉल्युबल नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर, और जो हार्मफुल होता है वो जो होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, यानी उसको हम बॉडी से निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमने फॉर एग्जांपल कोई फूड इनटेक किया। अब फूड के अंदर हमारे पास बहुत सी जो चीज़ें जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी नेसेसरी थे, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट कर लिए, इसको शॉर्टर फॉर्म में लिए और वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन उनमें से कोई मटेरियल सब्सटेंस थे जो इनसॉल्युबल थे, जैसे अमाइनो एसिड होता है, यूरिया होता है, जो नहीं हो पाता, हाँ वो हार्मफुल होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो वो हमारे जिस्म से निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। The process by which living organism get rid of nitrogenous waste products. कौन सी nitrogenous waste product? Urine and water and salt from their body is called excretion. सब कोई जो नाइट्रोजनस मटीरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूरिन के ज़रिए निकलते हैं और कुछ सॉलिड सब्सटेंस की तरह निकलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम The excretory system of frog consists of kidney, ureter, urinary bladder and cloaca. Kidney frog has two kidneys which are present in abdomen attached with the dorsal body wall. Each kidney is bean-shaped, reddish-brown in color, containing numerous nephrons which prepare urine. यूरेटर क्या होता है? किडनी क्या होती है? किडनी जो फ्रॉग के अंदर दो पाई जाती हैं। दे आर बीन शेप, लोबिया की शक्ल की होती हैं, रेडिश शेप की होती हैं। इट इज़ ऑफ किडनी इज़ ऑफ रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीन शेप, और उसके अंदर नंबरस नेफ्रॉन्स होते हैं जो विच प्रिपेयर यूराइन। यूरेटर, अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम ईच साइड विच इज़ कॉल्ड यूरेटर. It convey urine from kidney to urinary bladder. यूरेटर क्या करता है? वो एक स्ट्रक्चर है जो किडनी से निकलता है और उसको हम कहते हैं यूरेटर, और नैरो लाइक स्ट्रक्चर है, ये करता है यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. Urinary bladder, urine from ureter stores in urinary bladder from where it is split into exterior through urea. Urinary bladder is sac-like structure which with thin and elastic wall it store urine for some time. Urinary bladder में जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर होता है some time के लिए. This is a sac-like structure और उसके थिन वॉल होते हैं और इलास्टिक वॉल होते हैं, क्योंकि ऐसी बात है जब इसमें यूरिन स्टोर होगा तो ये फूल जाएगा और जब इसमें एक्सक्रीट आउट होगा तो ये फिर थिन हो जाएगा. तो डेट वाई इट्स द इलास्टिक वॉल, इलास्टिक टाइप होता है ये. Cloaca is a urine is expelled out from the body by cloaca opening by time to time. Cloaca is the opening by which the excretory material excrete out, जो बॉडी से निकल जाता है, जिस ओपनिंग से हम उसको हम कहते हैं cloaca. Reproduction definition is the reproductive system of an organism, also known as the genetical system, is the biological system made up of all anatomical organs involved in sexual production. Many non-living substances such as fluid, hormones, pheromones are also important and necessary to the reproductive system. अच्छा, वो सिस्टम जिसके ज़रिए जेनेटिकली सिस्टम है ये, जिसके ज़रिए न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. This process in which organisms maintain their race on earth through
producing new organism themselves is called reproduction. अच्छा, reproductive system क्या होता है? Those organs which take part in the process of reproduction are collectively called reproductive system. In frog we have male and female, so we have two reproductive system, male reproductive system and female reproductive system. The male reproductive system consists of testes, vasa, differentia and urinogenital duct. And in female, the female reproductive system consists of oviduct, funnel of oviduct, ovaries and uterus. In testes, it is the male reproductive organ. There is a pair of testes in frog which are present near the kidneys. Testes are oval-like in shape. In testes, there is a thin network of seminiferous tubules in which sperms are produced. Sperms from seminiferous tubules enter into the vasa differentia. Vasa differentia, these are the thin tubules. They connect testes with kidneys. Urinogenital duct, the sperm from kidney enter into urinogenital duct, then sperm enter into cloaca. From cloaca, sperm exits out the body. This duct called urinogenital duct because it excretes both urine and sperms. While female reproductive organ consists of oviduct, ovaries, funnel of oviduct and uterus. Ovaries in females frog, two ovaries are located near the kidney. The size of ovary increases during breeding season. The ovaries are hollow from inside. Ovum is developed in the wall of ovaries. Funnel of oviduct at the top of the ovary funnel like structure is present called funnel of oviduct. During breeding season, thousands of mature ovum enter into it and pass down through the oviduct. Oviduct, they are present on the lower side of kidney on the right side and other on the left side. They passes the egg to uterus. Uterus is lower end of oviduct lead into a sac-like structure called uterus. Ovum are secreted through the cloaca.